दोस्तों, एक आदमी 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है मदद मांगने के लिए। और जैसे मदद मांगने के लिए वो फोन करता है, 10 से 15 मिनट का समय बीतता है कि पुलिस आ जाती है। और पुलिस की जब गाड़ी वहां पर आती है तो पुलिस उस नंबर पे कॉल बैक करती और कहती है कि क्या हमारी बात संजय से हो रही है। संजय कहते हैं कि जी हाँ, मैं संजय बात कर रहा हूँ। पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो, तो बताया जाता है कि गली में एक प्ले स्कूल है, वहां पर मैं खड़ा हूँ। फिर वो पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो, तो वो कहते हैं कि हम रोड पर हैं, अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तुम भी रोड पर आ जाओ और जैसे ही हमारी गाड़ी दिखाई दे तुरंत हाथ देना, हम लोग रुक जाएंगे। जैसे बताया गया था संजय ने वैसा ही किया। गाड़ी आती है और गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद पूछा जाता है कि तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए, तुमने जो 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया है। वो कहता है कि साहब, हमारी 19 साल की लड़की है, उसका नाम मनीषा है, वह यहीं एक पास का विद्यालय है, वहां पर पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं पहुंची तो वो परेशान हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कीजिए। तीनों पुलिस वाले ने बात तो सीरियस तरीके से की थी, लेकिन जैसे ही बाप ने कहा कि मेरी बेटी 19 साल की है तो हंसने लगे और वो कहते हैं कि अरे भाई, कहीं भाग भूग गई होगी। तो कहते हैं कि मैंने आपको फोन इसलिए किया कि आप जिस मदद के लिए आप यहाँ आए हैं, मेरी मदद कीजिए, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो संजय को गाड़ी में बैठाते हैं और उस प्ले स्कूल पे पहुंचते हैं। प्ले स्कूल पे पहुंचने के बाद वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे बातें करते हैं, लेकिन बात सीरियस तरीके से नहीं करते हैं। उसके बाद उसके जो पिताजी थे वो बताते हैं कि यहाँ से जब वो छुट्टी थी तो वो हमको फ़ोन की थी कि मैं पास के एक स्कूल में जा रही हूँ, वहाँ से हम बीएससी नर्सिंग का कोई फॉर्म लेना है और वहाँ से लेने के बाद मैं लेट सवेर आ जाऊँगी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद पुलिस फिर वहाँ जाती है जहाँ पे वो फॉर्म लेने के लिए गई थी। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो संजय थे वो कहते हैं कि हमारी बेटी यहाँ पर आई थी फॉर्म लेने के लिए। वो कहते हैं हमने तो नहीं पता। तो वो कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे दिखा दो। तो वो भी वहाँ के लोग दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके के बहाने करते हैं। तो कहते हैं यहाँ का जो ऑनर है, यहाँ का जो मालिक है या मैनेजर है, वो आएगा, वही दिखा सकता है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे जो पुलिस थी वो मदद के लिए जो आई थी वो भी सही से जवाब नहीं ले रही थी। आखिरकार वो बेचारा बाप वहाँ से घर चला जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरा प्रदेश सड़कों पर उतर जाता है। इस मनीषा के साथ हुआ क्या है, मनीषा के साथ होने वाली पूरी कहानी को आज कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है हरियाणा जिला भिवाड़ी की। दरअसल जिला भिवाड़ी में एक गाँव लगता है डाणी लक्ष्मण। यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है और उसकी उम्र 19 साल होती है, जिसने 1 महीने पहले ही यहीं पास के एक सिंघानी लगती है, वहाँ पर वो एक प्ले स्कूल होता है, उसको ज्वाइन किया था। और वह रोज घर से निकलती है लगभग 8 बजे के आसपास और सीधा वह अपने विद्यालय जाती है और पढ़ाती है और रोज शाम को वापस लौट कर जाती है। 11 अगस्त 2025 को सिंघानी के वो प्ले स्कूल में जाती है। तो वहीं से लगभग 11:23 पर वो अपने पिता को फोन करती है और कहती है, पापा, यहीं पास के एक स्कूल में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है, मैं वहां जा रही हूँ और लेट सवेर होगा लेकिन मैं घर आ जाऊंगी। उसके बाद वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद समय लगता है। उसी समय उसको याद आता है उसने ऑनलाइन कुछ कर रखा था, तो अपने फोन करती है अपने पिताजी के फोन पे, लेकिन उसका फोन वो ना उठा करके उसकी मौसी उठाती है। तो अपने मौसी से कहती है कि मौसी, मैंने एक सूट ऑनलाइन किया हुआ है, वो आने वाला है, आएगा तो आप ले लेना। तो वो कहती है कि मैं तो अभी नहीं ले पाऊंगी, तुम दादा का नाम बता दो, वो वहां तक पहुंच जाएंगे और उनको दे देंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद दोपहर 1:58 पर जैसे वो विद्यालय से बाहर निकल रही है, रोज वो स्कूल के वैन से आती है और स्कूल का वैन ही उसे लेकर जाता है। वो ड्राइवर से कहती है कि भैया, मुझे यहीं 500-700 मीटर की दूरी पर आइडल स्कूल कॉलेज है, वहाँ मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है, इसीलिए आप घर चले जाओ और लेट सवेर होगा मैं चली आऊँगी। तो वो भी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं मैम,
जैसे ही आप कहें उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों उसके बाद शाम के 6:26 हो रहा था, जो उसके पिताजी थे उनके पास एक मिस कॉल पहुंचती है बेटी की। उसके बाद वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद संजय अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, जो मनीषा अभी तक घर नहीं आई। तो कहता है कि अभी तुम्हें लेट करने की जरूरत नहीं है, उसके स्कूल पे पहुंचो। उसके बाद वो स्कूल पे पहुंचता है और वहाँ के स्टाफ से बात करता है। बात करने के बाद जो स्टाफ होते हैं वो कहते हैं कि आपकी बेटी यहाँ से जा चुकी है, छुट्टी के समय चली गई थी। उसके बाद उसको याद था कि वहाँ पास के जो आइडल कॉलेज है वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। फिर वहाँ पहुँचता है। पहुंचने के बाद वहाँ के स्टाफ से बात करता है संजय, लेकिन उसकी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा था। वो ये भी कहता है कि यहाँ की सीसीटीवी कैमरे दिखा दो, अगर यहाँ नहीं आई है तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन वहाँ के जो स्टाफ थे वो कहते हैं कि ये हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है, ये जो है इसके जो मैनेजर है वो दिखाएंगे, या तरह तरह की बातें करते हैं, वो लोग टाल देते हैं। उसके बाद वो परेशान हो जाता है कि आखिर अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। उसके बाद वो सोचते हैं कि काफी समय हो गया है, रात हो गया है, तो पुलिस को 112 नंबर पर फोन करते हैं और कहते हैं ऐसा मामला है, हमें मदद कर दीजिए हमारी बेटी को ढूंढने में। पुलिस से मदद मांगी और पुलिस वहां आती है। पीवीआर, एएसआई अनूप, साथी कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र, 3 लोग वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो संजय है उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आपने पुलिस बुलाया, 112 नंबर पे आपने फोन किया था, मामला क्या है। उसके बाद जो संजय होते हैं वो बताते हैं कि हमारी बेटी है, 19 साल की है, और वो सुबह स्कूल निकली थी, यहीं पास के स्कूल में वो पढ़ाने के लिए आई थी, अभी तक वो घर नहीं पहुंची है, इसमें ढूंढने के लिए मदद कर दीजिए। तो जो पुलिस वाले थे उनको जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से काम करना चाहिए था, उस बात को सीरियस नहीं लेते हैं और हंसने लगते हैं। हंसने के बाद कहते हैं अरे वो इस कुछ कर ली होगी, किसी से शादी रचा ली होगी, भाग भूग गई होगी, इसमें घबराने की क्या बात है। जब ये बात संजय सुनते हैं तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है कि जिस पुलिस को हमने बुलाया मदद के लिए वो ऐसी बातें कर रही है, आखिर हम जाए तो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं आपके पास का पुलिस स्टेशन है लोहारू, वहाँ जाइए और FIR दर्ज कराइए। जब पुलिस वहां पहुंची थी तो रात का 10:15 का वक्त रहा होगा जब इस तरह की बातें की थी। उसके बाद उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं, घर जाते हैं, और घर जाने के बाद कहते हैं ठीक है, हम सुबह उठकर हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुबह के 8:30 या 8:45 बजे का वक्त रहा होगा। 12 अगस्त 2025 की वो तारीख थी। संजय सीधे थाने पहुंच जाते हैं अपने परिवार के 2 साथियों के साथ, और वो 8:30 या 8:45 बजे का वक्त हो रहा था। यानी कि 9 बजे से लेकर के उनको दिन भर इधर से उधर चक्कर कटाया जाता है, और करते करते शाम का 7:30 बजे का वक्त हो जाता है। उसके बाद जो SHO होते हैं अशोक कुमार, वो FIR दर्ज कर लेते हैं, और ASI शकुंतला इस मामले की जांच अधिकारी हो जाती हैं। लेकिन जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी के साथ जांच करनी चाहिए थी, ये लोग नहीं करते हैं, इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक अगले दिन 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है। वो विद्यालय की तरफ जाते हैं, वहां पूछताछ करते हैं, लेकिन वो जितनी शिद्दत और ईमानदारी से जांच करनी चाहिए थी वो लोग नहीं करते हैं। हालांकि उस लड़की का मोबाइल का लोकेशन या CDR निकलवाया जा सकता था और उसकी जांच की जा सकती थी, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि पुलिस इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। इसी बीच 13 अगस्त 2025 की सुबह की ये बात है। ये लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी में एक नहर लगती है। नहर के किनारे एक रास्ता है, रास्ते के पास बॉडी मिल जाती है। आसपास के जो गांव वाले थे वो पुलिस को सूचना देते हैं। तब ये जो शकुंतला ASI जो जांच अधिकारी होती है, संजय को फोन करके कहती हैं कि चिंता मत करो, पूरी ईमानदारी से जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजेंगे। अब पुलिस ने जो भी छीछा लेदर की थी, उस छीछा लेदर पर लिपापोती करने के लिए जो SP होते हैं मानवीर सिंह, उनका तबादला कर दिया जाता है, और सुमित कुमार IPS 2014 बैच के ऑफिसर होते हैं, उनको तत्काल यहाँ पर चार्ज दे दिया जाता है। साथ ही जो SHO होते हैं अशोक कुमार, उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, और SI शकुंतला जो इस मामले को बहुत लापरवाही के साथ ले रही थी, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है,
और पीवीआर पर जो 3 लोगों की टीम थी, एएसआई अनूप और कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र, इनको भी निलंबित कर दिया जाता है। इनको ऐसा लग रहा था कि इन 5 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पब्लिक शांत हो जाएगी। पब्लिक कहती है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दोबारा चार्ज मिल जाएगा, लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, दोबारा चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, दोबारा चार्ज मिल जाएगा। क्या बेटी वापस आ जाएगी? एक गरीब आदमी की बेटी जो इस तरह से चली गई। अगर आप लोग पहले से ईमानदारी से काम कर रहे होते तो शायद यह जिंदा होती। बस इतना था। झज्जर जिद, फतेहाबाद लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। पक्ष विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी, सब के सब सड़कों पर उतर जाते हैं। देखते देखते पूरे प्रदेश भर में और आसपास के जो प्रदेश के लोग थे वो भी सड़कों पर उतर जाते हैं। सबकी मांग थी कि इसमें जो भी है जांच कीजिए, ईमानदारी से जांच कीजिए, हत्यारों को पकड़िए, बॉडी को नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। पहला पोस्टमार्टम होता है भिवाड़ी जिला हॉस्पिटल में और दूसरा पोस्टमार्टम के लिए दोबारा मजबूर होना पड़ता है रोहतक के पीजीआई में। पता चलता है कि गला काटा गया है, बॉडी पे निशान है कई तरह के। ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने इसे नोचा है, जानवर ने इसे नुकसान पहुंचाया है। सीएम ने भी आश्वासन दिया। उसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता चला गया तो 18 अगस्त 2025 को दोपहर के आसपास का वक्त था। सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। हालांकि उसमें एक दिन पहले डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, पुलिस की टीम नहर के आसपास, उसके वो इलाके जहां पर वो बॉडी मिली थी, वो इलाका सब जगह ढूंढा जाता है, पड़ताल किया जाता है, लेकिन साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे थे। साक्ष्य कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। आखिर करे तो क्या करें। 18 अगस्त 2025 को एक पत्र वायरल होने लगता है और ये दावा किया जाने लगता है कि मनीषा ने एक दुकान से 600 रुपए का कीटनाशक दवा खरीदा था। उसको खरीदने के बाद उसको यूज कर लिया, यानी कि उसने पी लिया और जान दे दी। बस इतना था। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और वो वायरल होता है तो बताया जाता है कि लड़की ने अपनी जान दे दी है, जबकि उस लेटर पर दावा किया जा रहा है कि वो लेटर हिंदी तर्जुमा अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो रोमन भाषा में। इसलिए इसे पढ़कर हिंदी में बताता हूँ कि सॉरी मम्मी पापा, मैं आपको बहुत मुसीबत में नहीं देख सकती। आप दोनों मेरे खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें जमाने की सोचती हूँ और दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी, ना मैं कुछ गलत काम किया, बस मैं अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नॉट सेट क्रैक किया और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, अगर मैं आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया में सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये जिंदगी देने के लिए। मम्मी और पापा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। इस तरह का जो लेटर था, इस लेटर में उस लड़की ने लिखा है नहीं लिखा है, उसकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, वो जांच के बाद ही पता चलेगा इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये कीटनाशक कहाँ से खरीदा, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वाकई में एक आदमी ने आकर गवाही दी है। अभी पुलिस इस मामले को अल्टी पल्टी करना चाहती है, या फिर जो प्रदेश भर में बवाल हो रहा था, या इस बवाल को शांत करना चाहती है, इसके बारे में तो नहीं पता। लेकिन कुछ बिंदु है जो इनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी, आखिर 5वें दिन पत्र कहां से प्राप्त हो गया? उसका पहले खुलासा क्यों नहीं किया? जिस पत्र को यह बताया जा रहा है कि उसने जान दी है, वह फोटोकॉपी लग रही है, उसका ओरिजिनल कहां पर है? साथ ही जो मनीषा थी वो 11 अगस्त को लापता हुई थी, 13 को लाश मिली। अगर बॉडी 2 दिन तक खेतों में पड़ी रही तो आखिर इस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? कि वो एक आम रास्ता जैसा लगता है, वहां से बहुत सारे लोग आए होंगे गए होंगे, लेकिन किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? अचानक से वो मिल जाती है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बॉडी के गर्दन में जख्म के निशान है, निशान कहां से आए? साथ ही इस केस में एसपी का ट्रांसफर हुआ, पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अगर यह नोट पहले मिला था तो पुलिस वाले ने पहले स्पष्ट क्यों नहीं किया? साथ ही पुलिस के इस दावे में इतना दम है, मनीषा का परिवार इस नोट के मिलने की बात जानता था। क्या परिवार वालों को पहले पता था या नहीं पता था? पुलिस वाले ऐसा बताते हैं
और ऐसा मीडिया रिपोर्ट में लगातार चल रहा था। अब पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे हैं। इसका रुख डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इस तरह के कई सवाल जो पुलिस पर लगातार खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये दावा किया जाता है कि मनीषा की जो रिपोर्ट है, 5 ऐसे बिंदु हैं जिसमें उसकी खुलासा होने में मदद मिल सकती है। पहला, भिवानी के 3 डॉक्टरों के पैनल ने मनीषा के शव को किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है। साथ ही पीजीआई रोहतक में दूसरी बार किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन दोनों का आपस में मिलान हुआ। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है जो बताया गया है, पहली वाली रिपोर्ट में कुछ अलग तो नहीं या दूसरी वाली रिपोर्ट में कुछ अलग तो नहीं, इस तरह के पॉइंट। साथ ही मधुबन के किसी लैब में 10 सैंपल भेजे गए। वहां से जो रिपोर्ट आएगी वो कुछ कहेगी नहीं या कुछ कहेगी, बहुत कुछ कहेगी। साथ ही पीजीआई रोहतक में मनीषा के शव पर जो डले कपड़े को भी जांच के लिए मंगवाया गया, उसकी रिपोर्ट आएगी, उससे भी काफी कुछ हेल्प मिल सकती है। और शव जब मिल गया था तो उसके उस पर कुछ लार मिला था, उसकी भी एक रिपोर्ट आएगी। और डीएनए में जो डीएनए रिपोर्ट होगी वो भी कुछ अहम सुराग दे सकती है। हालांकि 5 बिंदु ऐसे हैं जिस पर बहुत कुछ दावे किए जा रहे हैं। अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जो लोग हंगामे कर रहे हैं, विपक्ष हो या बड़े बड़े लोग हो, वो कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होने के बाद ही ये कहानी स्पष्ट हो सकेगी आखिरकार कितनी सच्चाई है। लेकिन पुलिस ने जो बात कही है और जो मीडिया में चल रहा है वो परिवार के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि बाकी जो मनीषा नाम की लड़की है, बहुत सज्जन सीधी, बहुत ही ईमानदार, उसके गांव के लोग, उसका पूरा परिवार उसकी तारीफ कर रहे हैं और तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ इस बेटी के मामले की जांच पड़ताल करने के बाद और दूध का दूध, पानी का पानी कर देनी चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। धन्यवाद।